महाराणा प्रतापरी है जो जन्मभूमि, घूमर है जटारी शान, दाल बाटी चूरमो है चटारो पकवान, ऐसो है मारो अलबेलो राजस्थान। मीरा जैसी जोगनी, कर्मा जैसी भक्तनी, पन्ना दाए जैसी वीर माँ जहाँ, ऐसो है मारो अलबेलो राजस्थान। ऊंचा और विशाल किला एक और थार मरुदर मिले, बनी ठनी चित्रकारी देख मन में प्रेम जगे, ऐसो है मारो अलबेलो राजस्थान। अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ अलकेश और मेरे साथ में है मैं गजेंद्र सिंह कविया और आप सगळारो गणमान स्वागत करूँ आप सगला ने राम राम सा। और कहवेनत की तावड़िया रे बीस तावड़िया में तपे ठंड में ठरती है और धोरनिया रे बीस धर्मरी धरती है। तावड़िया में तपे ठंड में ठरती है और धोरनिया रे बीस धर्मरी धरती है। रूका छाई रेत रतन रंग रड़ती है, मिजवाना मनवार में मुड़कती करती है। तो आ राजस्थान की धरती बड़ी प्यारी है और कह भी है कि केसर ना निपजे अटे ना हीरा निपजंत, केसर ना निपजे अटे ना हीरा निपजंत, सिर कटियां खंग सामना इन धरती उपजंत। आ धरती बड़ी प्यारी है और ये अलबेला राजस्थान की आ अलबेली जी की धरती है। एक आप सांस्कृतिक सोरम है भी की आप जानकारियां कर। और आज अपने बीच एक खास पावना पधारे है राजेंद्र सिंह जी शेखावत, जिसका क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का पद पर जयपुर के में कार्यरत है। राजेंद्र सिंह जी आपको गणमान स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो अलबेलो राजस्थान में मेरे को बुलाया है, और इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दर्शकों से भी मेरा आग्रह है कि ये बहुत ही रोचक कार्यक्रम है और ये राजस्थान की संस्कृति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं। और उद्देश्य यही है कि जो जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं उनको आप सबसे मुखातिब कराया जाए, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और भाई बहनों, राजस्थानी संस्कृति को कार्यक्रम तो है ही है, साथ साथ आज जी की शख्सियत पधारी भाई एक ईयन की शख्सियत है जिसके साथ साथ सरकारी नौकरियां कर और भीषण परिस्थितियों का मैंने बहुत संघर्ष करता हुए यहाँ, जगह का पिताजी मात्र 3 साल की उम्र का मैं गुजर गया और फिर भी आज ओदा के ऊपर है। वाकई में वंदन जोगा का व्यक्तित्व है। तो आने एक बार फिर से राम राम करता हूँ यहाँ कार्यक्रम से जुड़ा। और राजेंद्र सिंह जी, आज आप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का पद पर कार्यरत हो। इससे पहले आप 3 नौकरियां भी किया और एक नौकरी तो यानी कि थानादार की नौकरी था, ट्रेनिंग करता है बीच में छोड़ भाग गया और पाचा मास्टर बन गया। तो शिक्षक के प्रति आपको बड़ो आदर रियो कि शिक्षक आप 3rd ग्रेड का भी रिया, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और दोरी मन्ना का मैं प्रिंसिपल भी रिया। तो आप थानादार की नौकरी छोड़ी फिर वापस आर शिक्षक बना, तो बात नौकरी क्यों छोड़ी भी, के पीछे कहीं कारण हो? हाँ, मतलब यदि मैं आपको बताऊँ पीछे जाएँ तो आरएस बनना मेरा एक ख्वाब था शुरू से ही। और चूँकि तो भी मैंने कही है कि एसआई का पद के पाए हाँ, लेकिन आपको सपनों आहो कि मन तो आरएएस बनना है और बी के लिए आप नौकरी छूटी, क्योंकि शिक्षक के मैंने एक बहुत ज्यादा टाइम आदमी मिल जाए तो आराम से बज की चीज़ें अपना टाबरा पढ़ावा बई चीज़ें काल नजार परीक्षा में कमाने आवे तो अपना आप वो एक अच्छी नौकरी ही अरबी कमाना आप जुड़े। आज आपको सपनों साकार करो एक बड़ी विषम परिस्थिति में जगह आप सोच सकोगे 3 साल की उम्र में जगह का पिताजी गुजर जाए, बी के बाद के मैंने आदमी के सामने कत्ता संघर्ष आवे और प्राइवेट स्कूल के मैंने भी शिक्षक का पद पर लिया और वाकई में बहुत वंदन जो कार्य कराया। क्यों अलकेश जी? बिल्कुल सही आप कह रहा हो। इसके साथ में राजेंद्र जी एक और चीज़ मैं आप में पूछना चाहूँ कि आप जी आज आरटीओ की बात करें तो एक ड्राइविंग लाइसेंस की अगर आप बात करा तो आज ड्राइविंग लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वह इतनी मुश्किल क्यों है कि आज आपा ने जो है बिचौलिया के पास जाना पड़ रहा है लाइसेंस के लिए, तो ई के बारे में आप बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप ई-KYC के माध्यम से मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप चाहे तो घर बैठे कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी मित्रा पे जाके कर सकते हैं, और जो ही आप करेंगे तो जो लर्निंग लाइसेंस है वो तो ऑनलाइन ही बन के आ जाता है आपके पास। फिर आफ्टर 30 डेज़ 30 दिन के बाद में आप जाओ और ट्रायल के लिए जाना पड़ता है। ट्रायल पे जब आप ट्रैक पे जाओगे तो आपका बाकायदा ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद में आपको बना देते हैं। ये एक मुगलता है हमारा। ये बात सही है कि बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, जब ऑफलाइन व्यवस्था थी तो लोग बिचौलियों के पास जाते थे। लेकिन मैं वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो नई सरकार आई है, हमारे मंत्री जी हैं और परिवहन सचिव जो सुचि त्यागी है, उन्होंने जो एक्सट्रीमली काम किया है इसमें। अब आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस को हम पेपरलेस बनाते जा रहे हैं। और आप देखिए चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे आरसी हो, अब EDL और ERC बन गई है। पहले आपको आरसी का प्रिंट लेने, लाइसेंस का प्रिंट लेने दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
दफ्तर में 3 बार चक्कर लगाने से पहले आदमी सोचता था इससे बढ़िया तो मैं किसी ब्रोकर को पकड़ लूँ। लेकिन अब आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो रजिस्टर होता है, उस पर OTP आ जाता है और OTP में वो EDL और E-लाइसेंस अपने आप आ जाता है, आप उसको कहीं भी प्रिंट करा लो। तो थोड़ा सा साक्षरता का भाव, थोड़ा सा ज्ञान का भाव, थोड़ा सा आदमी जोखिम कम लेना चाहता है, इस वजह से मैं ब्रोकर्स के पास जाता है। मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि जयपुर में हमने बिल्कुल ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपको हमारे कहीं भी चले जाइए, या चाहे आप दफ्तर पर चले जाइए, ट्रैक पे चले जाइए, आम आदमी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। हमने जो ब्रोकर्स है उनको डिस्करेज किया है और इसी का कारण है कि मुझे काफ़ी सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इन लोगों ने काफ़ी सारा प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि सत्य हमेशा जीतता है। एक देखा था तो प्राय एक हर विभाग को एक एप्लीकेशन भी करे बेका माध्यम से आप कुछ जो रेलवे को ही है, रेलवे को एप्लीकेशन से आप टिकट भी बुक कर सका, बिन कैंसिल भी कर सका। तो आपके परिवहन विभाग को कोई इनको एप्लीकेशन है कि जिसके माध्यम से आप कुछ जानकारियां प्राप्त कर लियो तो वो जानकारियां प्राप्त कर लिया, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कोई RC रिन्यू कर, तो इनको है कोई सिस्टम? 2 चीज़ें हैं, 2 पोर्टल है, एक सारथी पोर्टल होता है, एक वाहन पोर्टल होता है। सारथी और वाहन? हाँ, वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज जैसे RC है या अन्य कोई दस्तावेज है वाहन से संबंधित, वो वाहन पोर्टल पे अपलोड करना होता है। और व्यक्ति से संबंधित जैसे आपको DL अप्लाई करना, उसके लिए सारथी पोर्टल होता है। आप पोर्टल पे अप्लाई कीजिए, सब कुछ ऑटोमेटेड है। मतलब सरकार इस लेवल पे चली गई है कि अभी तो और ज़्यादा कुछ चेंजेज मैं अभी आपसे चर्चा भी करूँगा। तो सब कुछ ऑनलाइन है, केवल हम क्या है कि उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते। हमारी आदत पड़ी हुई है, आदमी क्या है कि आदतों का ज़्यादा शिकार हो जाता है। हमारी आदतें पड़ी हुई है, वही किसी दलाल को ढूंढना, वही उससे संपर्क करना। मेरा आग्रह, अभी जो नई पीढ़ी को मैं देख रहा हूँ खुद ही अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल खुद ही लाइसेंस बनवाने आ रहे हैं, और कोई कंप्लेंट होती है तो हाथों जनरेट करते हैं। इवन हम सोशल मीडिया को भी वॉच करते हैं और प्रिंट मीडिया को भी वॉच करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वॉच करते हैं। कहीं से कोई शिकायत आती है हम उसका निस्तारण करते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, मन यहाँ लगे जी हाँ कि आप बिचौलियाँ की अगर आप बात करें कि सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन जो ऑफलाइन प्रोसेस है वो खट्टे न खट्टे बहुत लेंदी है। और दूसरी बात आ है कि जब एक व्यक्ति लाइसेंस बनवावा के लिए जावे तो एक जो बिचौलियो है वो जितनी आराम वो अंदर तक जा सके और काम जल्दी करा सके, भी तो एक आम नागरिक ने परेशानी हुए है। तो इस पर आप कहीं कहना चाहो? ये बात सही है कि जैसे आपने कहा कि बिचौलिया सिस्टम बहुत हावी था जी। तो ऐसा कोई भी विभाग जिसमें पैसे का लेन देन होता है, मतलब ऐसा है जिसमें रेवेन्यू जनरेशन होता है, जिसमें स्कोप होता है, वहाँ पे बिचौलिया पैदा हो जाते हैं। लेकिन बिचौलिया पैदा कौन करते हैं? बिचौलिया पैदा भी हम करते हैं। मैं कहूँ ऑफिस में अलग अलग कर्मचारी अधिकारी है, यदि डायरेक्ट आदमी जाता है, आम पब्लिक की आवाज़ में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। यदि कोई आदमी जाके कह देता है ऑफिस में कि मेरा लाइसेंस क्यों नहीं बन रहा है, तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई पैसे भी लेने वाला तो वो झेपेगा, सबसे पहले उसका काम करेगा। लेकिन वो ताकत हम जुटा नहीं पाते। लेकिन मैं फिर भी आपसे आग्रह करता हूँ कि अब ऑटोमेटेड सिस्टम ज़्यादा, मेरे यहाँ ऑफिस में मैं डेली देखता हूँ कि कितने लोगों ने लाइसेंस के लिए, RC के लिए आवेदन किया है। सुबह हम उनके आवेदन देखते हैं और शाम को डिस्पोजल देखते हैं। यदि किसी ने आवेदन किया है, शाम तक डिस्पोज होना चाहिए। ट्रैक पे भी हम मॉनिटरिंग करते हैं कि दिन में जैसे 150 से लेकर 200 पर डे हम लाइसेंस बनाते हैं। तो कितने लाइसेंस बने, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिसने पैसा दिया या ब्रोकर के माध्यम से आ रहा है उसका लाइसेंस बन रहा है, आम आदमी का नहीं बन रहे? इसको बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है और उसको मतलब बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि आप देखो हमारे ट्रैक पर 15 से 20% लोग फेल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे पास हो रहे हैं। सारे पास होने का मतलब है कि सिस्टम में कोई खामी है। पूरे हमारे परिवहन सचिव के डायरेक्शन है पूरे स्टेट में, उसको हम अक्षर से पालन कर रहे हैं। और मेरा ये आपके माध्यम से समस्त जनता से भी अनुरोध है कि बिचौलियों को बढ़ावा कौन देते हैं? हम लोग देते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं अप्लाई करें, स्वयं जाए। यदि कोई समस्या आती है तो बहुत सारे सरकार ने पोर्टल बना रखे हैं। 181 का पोर्टल बना रखा है कंप्लेंट का। RTO ऑफिस के नंबर पूरे आप देखेंगे तो गूगल पे मिल जाएंगे, ऑफिस में भी मिल जाएंगे, हर जगह जगह मिल जाएंगे। आप वहाँ पे कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से यदि आप सही है तो आपका लाइसेंस या आपकी RC जरूर बनेगी। जी, लेकिन राजेंद्र जी अभी आप बतायो है कि आजकल ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल है, सब चीज़ें ऑनलाइन आप कर सका, लेकिन अभी भी बहुत सारा लोग यहाँ का है जिन्हें ऑनलाइन की पूरी जानकारी को नहीं है कि तरीकाओं बे पोर्टल पे जावे, की तरीकाओं बे अप्लाई करे। तो इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या कोई विज्ञापन ई तरीकाओं डाल रहे हैं? देखो, डिजिटल साक्षरता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जैसे अब आदमी सीखने की कोशिश करे तो सब कुछ सीख सकता है। बिल्कुल। आप गाँवों में जाते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं जिनको हो सकता है अपना नाम अच्छे से लिखना नहीं आता, लेकिन व्हाट्सएप और यूट्यूब बहुत अच्छे से चलाते हैं। बिल्कुल। उनके लिए उन्होंने किसी से ट्रेनिंग थोड़ी ली है, उन्होंने खुद कोशिश की है। यदि आप खुद कोशिश करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। जैसा आपने पहले कविया जी ने मेरे जीवन के बारे में भी पूछा था, मेरा जीवन भी क्या था, मेरा जीवन भी एक साधारण व्यक्ति की तरह है। मैं भी एक घर में पैदा हुआ था, दुर्भाग्यवश जैसे मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। ये परिवार किसी भी परिवार में हो सकता है ये, लेकिन बाद में क्या है कि अपने आप को इसी जीवन में आपको साबित करना, भगवान आपको साबित करने के लिए 7 जन्म नहीं देती है, आपको इसी एक जन्म में आपको सारे काम करने होते हैं। ये सच है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी। मात्र 2 बीघा ज़मीन थी सीकर में, वो भी 2 बीघा ज़मीन यदि हम देखें तो आज के ज़माने में घर पालें कि परिवार पालें कि खुद को उससे सक्षम बनाए, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो उस समय हमने ये सोचा था कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, मैंने मम्मी के साथ चर्चा की कि जीवन में हमें आगे तो ऊंचाइयां तो तय करनी है, और जीवन ये एक ही है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। और मैं कोई सिल्वर स्पून यदि कोई आदमी लेकर पैदा होता है तो उसने अपने जीवन में कुछ कर भी लिया तो क्या कर लिया, आदमी तो वही 0 से हीरो बने। तो हमने फिर यही संकल्प किया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको पीकर आप बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकते हैं। क्या बात है। तो फिर हमने वो शिक्षा रूपी हथियार अपनाया, शुरू किया, खूब पढ़ाई की। सारी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुई, आपको गजेंद्र जी अच्छे से पता ही होगा। सारी उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, कॉलेज, ज़्यादातर प्राइवेट भी। और जब समझदार हुए तब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लग गए। एक बात तो ऐसा दौर था कि 6 स्कूलों में एक साइकिल घिसते घिसते में चलाता जाता था। सुबह 2 घंटे एक जगह पीरियड होते थे, फिर आगे क्लासेज होती थी, ऐसे करके सुबह 6 बजे से शुरू होते रात को 8 बजे तक। लेकिन वो भी एक दौर था, उस दौर का भी एक अलग आनंद था। जीवन में अपने आप को बार बार मतलब अपना आत्म साक्षात्कार आदमी के लिए जरूरी है। मैंने भी बार बार आत्म साक्षात्कार किया था। कभी मेरे को लगता है मैं टीचर अच्छा बन जाता, फिर किसी ने कहा यार तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तो मैंने अपने आप को सिंगर बनाने की कोशिश की। जागरण पार्टी में जाने लग गए हम लोग, लेकिन फिर वहाँ भी पार नहीं पड़ी। हमें लगा यार ये तो लाइफ का एंड नहीं है। तो किसी ने कहा आप मंच पे बहुत अच्छा बोलते हो, तो मैं एंकरिंग करने लग गया, अमीन सयानी की कॉपी करने लग गया। मैंने तकरीबन 500-600 वो किए होंगे, स्टेज शो किए होंगे। फिर लगा लाइफ में ये भी अपना एम नहीं है, इसके लिए भी हम पैदा नहीं हुए। फिर लगा कि पढ़ाई जो पहले मैंने आपसे कहा था वो बीच में हमने 4-5 साल छोड़ दी थी, वापस वही किताबें पढ़ी। मेरा ये मानना है या तो काम कीजिए मत, वो करो तो इतना डूब कर और तल्लीनता से करो, है ना, मतलब कि आपकी सफलता आपके लिए शोर मचाए। वाह। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप जीवन में केवल मतलब प्रक्रिया के लिए काम करो, आपका प्रक्रिया और काम ऐसा हो कि परिणाम शानदार मिले। और फिर जब मैंने पहली बार, जैसे मैं एक रोचक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं क्या है कि इसको मतलब ज्योतिष को भी काफ़ी मानता हूँ। ज्योतिषी तो मना ही कर दिया, नौकरी भाग्य में है ही कोई नहीं। हाँ, ज्योतिषी ने मैंने हाथ दिखाया उसको, तो उसने कहा कि तेरे 10th में कितने परसेंटेज आए। तो क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ना बहुत मुश्किल था। जब मैं घर को भी चला रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैंने कहा मेरा तो 2nd डिवीज़न है। तो उसने कहा कि आपके प्राइवेट नौकरी बहुत अच्छी है। मैंने कहा कहाँ लिखा है, तो उसने कहा आपके हाथ में लिखा है। वो मैं जब उसको हाथ दिखाने गया तो 50 लोग बाहर बैठे थे हाथ दिखाने के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। बाहर आकर ठीक वही पाणिनि की तरह मैंने भी अपने हाथ को मसला, और मैंने कहा भाई मैं भी दिखाता हूँ कि नौकरी लगते हैं कि नहीं लगते हैं। और वही 2nd डिवीज़न होल्डर जो बच्चा है वही बाद में 3rd ग्रेड टीचर में हुआ, 2nd ग्रेड में हुआ, 1st ग्रेड में हुआ, हेडमास्टर में हुआ, सब इंस्पेक्टर में हुआ। राजस्थान में भी 3rd रैंक आई थी RS में मेरी। उसी बच्चे ने जिसके भाग्य में ये लिखा था कि आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, उसने अपना परिणाम बदल दिया। तो परिणाम कोई भी बदल सकता है, ये आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। और जीवन एक ही बार मिला है, इसी जीवन में आपको साबित करना है। यदि ये आप सोच लोगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो जाओगे। ये कि ये चीज़ें जैसे अभी आप बता रहे थे मेरे को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी मेरा ये उद्देश्य होता है जिस भी डिपार्टमेंट में जाएं हम उसमें 100% उसमें देने की कोशिश करें। जब मैं आया था तो यहाँ थोड़ी अव्यवस्थाएं थी। वो एक सिस्टम बना हुआ होता है कि लोग उसी सिस्टम में चलते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, चाहे आप अपने जीवन में, पर्सनल जीवन में
पर्सनल जीवन जियो, दोस्तों के साथ जियो, सरकारी नौकरी करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें 100% उसमें आपको भगवान को सीधा सा इतना ही कहना है कि जो भी पिया है पत्थरों को तोड़कर पिया है, ये समंदर तेरा एहसान कतरा भर भी नहीं है। वाह वाह। तो वो आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए। जब मैं आरटीओ में आया था तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। हमने सारे दलाल आउट कर दिए सिस्टम से, सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट कर दिया। जो चालानिंग हमारे यहाँ कम होती थी, लोग पहले चालान ही नहीं काटते थे। मतलब मैं ये मानता हूँ कि सरकार का काम भगवान का काम होता है। आप देखिए भगवान किसको बोलते हैं, भगवान किसी ने देखा नहीं है। बिल्कुल। भगवान वो होता है जो देने वाला होता है। आज दाता की पोजीशन में कौन है? सरकार है। तो सरकार भगवान का ही रूप है। मैं कह रहा हूँ पुजारी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन मंदिर या सरकार कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकती है। हो सकता है हम सरकार में काम करने वाले व्यक्तियों के चरित्र में, स्वभाव में, कर्म और व्यवहार में खोट आए, लेकिन सरकार तो गलत नहीं है ना। सरकार ने कभी नहीं कहा कि आप गलत करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो जिस प्रकार मंदिर की प्रतिष्ठा पुजारी पे होती है, उसी प्रकार सरकार की प्रतिष्ठा उसके तहत काम करने वाले, सरकार के दिशा निर्देश पे काम करने वाले मंत्री, अधिकारी और कर्मचारियों पे होती है। यदि वो सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते हैं तो 100% सरकार की भी छवि ठीक होगी और निश्चित रूप से उनको भी ये लगेगा कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, जनता को भी सुकून मिलेगा। तो ये आरटीओ में आने के बाद हमने यहाँ शुरू किया तो इन सब को आउट किया। जैसे आप बात आती है कि मतलब आपने क्या किया, चालान, ये चालान जैसे मैंने चालान का बताया था आपको, पिछले 7 महीने में हमने 40 करोड़ रुपए के चालान किए हैं, जो आज तक के आरटीओ में इतिहास है। ये और आज तक का मैक्सिमम 1322 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमने यहाँ जनरेट किया है। बस केवल मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं, लेकिन हमारे और जनता के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप है, जिसको अभी आप डिजिटल साक्षरता भी कह सकते हैं, जिसको ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक एफर्ट नहीं करती दफ्तरों तक पहुँचने की, है ना। यदि ये चीज़ दूर हो जाए तो मेरे ख्याल से ये जो अभी जो लेकुना दिख रहा है या जो बिचौलिया सिस्टम है, ये खत्म हो सकता है। कुछ जनता, 2 कदम जनता आगे बढ़ाए, 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। वाह। खम ठोक ठेलता है नर तो पत्थर के भी जाते पांव उखड़। और वाकई में ये बात ना आप अक्सर से सत्य सिद्ध कर बताई। 7 सरकारी नौकरियां करी और एक जब ज्योतिषी तो आपने पूर्णतः डिमोरलाइज भी कर दिया कि तरह किस्मत में लिखी, क्योंकि 10वीं कमाई आपका 45% था, लेकिन फिर तो लगातार किताबों से जुड़ता रहा और आज ई मुकाम पर हो, एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो। आपका इतिहास ने देखा तो आपको गांव सिकर जिला के दाता रामगढ़ तहसील में एक छोटो सा गांव है सिस्यू, लेकिन वो इतिहास बड़ो गिरबेजोग है। 450 साल पुरानी बैठेगी नरसिंह लीला, जगह हरसोली का जाजू महाराज बटे शुरू करी और आज भी नरसिंह लीला पूरा राजस्थान का मायने प्रसिद्ध है। तो एक मैं अजान बचाऊँ कि एक प्रशासनिक अधिकारी का रूप में कोई आदमी आपके सांस्कृतिक उन्नयन में कितनी भूमिका निभा सके। जी आप कई जगह एसडीएम रिया, एक एसडीएम हो आप, और बटे की एक बहुत अच्छी सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही, क्योंकि नवाचार के बाद में असंस्कृति धीरे धीरे एक गर्त में जा रही है। तो भी संस्कृति का उन्नयन में एक प्रशासनिक भूमिका जो अधिकारी है कहीं भूमिका निभा सके। वैसे हम बात करें तो जैसे अभी हम देख रहे हैं राजस्थान में या दुनिया में जहाँ भी टूरिज्म हो रहा है, तो टूरिज्म का जो अभी सीनरी है वो चेंज हो रहा है। पुरानी चीज़ें आदमी कितनी की बार देखेगा, आप कितनी की बार आप बिरला मंदिर दिखाओगे बाहर वाले लोगों को, कितनी बार आप कहोगे कि साहब ये गेटोर की छतरियाँ हैं या साहब ये जैसलमेर में आपको सम की टीलों पे, वो चीज़ें ट्रेंड चेंज हो रहा है। चूँकि मैं पीछे टूरिज्म में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा था, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है जी। अब यदि ग्लोबल सीनरियों में हम देखें तो आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो जगह जगह ये हो रहा है कि कोई हेली टूरिज़्म पे जा रहा है, कोई रिलीजियस टूरिज़्म पे जा रहा है, कोई जैसे ये है कि जैसे कोई आयुर्वेदिक है ना, जो इलाज विलाज के लिए कुछ सेंटर्स बन गए हैं तो फॉरेन से लोग वहाँ जा रहे हैं, मतलब केरला वेरला जैसे। मैं आपको ऐसे ही यदि हम कहीं फील्ड में एसडीएम है या प्रशासनिक अधिकारी, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि उस क्षेत्र की क्या विशेषता है जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। जैसे मेरे गांव की नरसिंह लीला है, 450 साल पुरानी है, ये एक यूनिक है, बहुत कम जगह है जहाँ पर ऐसी मतलब सांस्कृतिक धरोहर है। यदि वहाँ का एसडीएम जो है दाता रामगढ़ के एसडीएम या मैं भी कहीं एसडीएम होता तो निश्चित रूप से इस चीज़ को इस मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको उजागर करना चाहिए, खासतौर से कला संस्कृति डिपार्टमेंट से टाई अप करना चाहिए और उसको
जो ये जो अभी जो लीला चल रही है या जो ऐसे इवेंट जो चल रहे हैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि वो गांव लेवल पे चल रही है और हो सकता है यूट्यूब या फेसबुक उन पे चूँकि वहाँ के लोगों की रीच थोड़ी कम होती है, इस कारण हम उसको वैश्विक परिदृश्य में नहीं ले जा सकते। लेकिन यदि उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाए, सरकार उसको सपोर्ट करे, ऐसा बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों ने किया है, तो उसको निश्चित रूप से पहचान मिल सकती है। सरकार यदि उस कार्यक्रम के लिए एड देना शुरू करे, ठीक है ना, और इसके लिए गांव वाले भी जैसे कमेटी बनाए, इस टाइप से कुछ इनोवेशन भी करे, समय के साथ कुछ बदलना भी होता है। मैंने गांव वालों से भी गुजारिश की थी कई बार कि समय के साथ कलेवर बदलना चाहिए, अन्यथा क्या है कि यदि आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो शायद चीज़ें बदल नहीं पाएगी। एक रास्ता आ जाएगी। हाँ, तो एक रास्ता आ जाती है, तो कुछ वो बदले, कुछ सरकार से उनको ऐड मिले, और एक एसडीएम को चाहिए कि हमेशा ऐसे जो भी अपने क्षेत्र में उसका जो भी सांस्कृतिक धरोहर है जिनको आगे लाया जाना चाहिए वो सरकार तक पहुंचाए। और निश्चित रूप से एसडीएम सरकार का ही एक नुमाइंदा होता है और जनता की आवाज़ को पहुंचाने में सक्षम है। तो पूरे राजस्थान में यदि मेरा ये मानना है कि मैं दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि यदि आपके यहाँ भी कोई ऐसे क्षेत्र हैं जो अछूते हैं लेकिन आपको लगे कि ये आपकी धरोहर है, तो आप अपने जिला कलेक्टर, आप अपने क्षेत्र के एसडीएम या टूरिज्म या कला एवं संस्कृति विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए, और आपको चाहिए कि आप उसको हाईलाइट करें। ऐसा करके केवल आप अपने गांव का विकास नहीं करवा रहे, बल्कि अपनी कला और संस्कृति को आप बचाने में सफल रह रहे हैं। और आप जब तक आपकी जड़ें हैं तब तक आप सुरक्षित है, जिस दिन जड़ उखड़ जाएगी आप खुद भी उखड़ जाओगे। जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा, जड़ जिंदा रहे वो बहुत जरूरी है। अलकेश जी, आज अगर आप आज की ये 4 तारीख की बात करें, 4 जुलाई की, तो आज को दिन बड़ो महत्व हुए। बिल्कुल, आज के दिन अपना भारत का पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल जी नंदा की भी जयंती है, तो मैंने बारंबार वंदन करा, प्रणाम करा। और गुलजारी लाल जी नंदा वे प्रधानमंत्री हा जिसका स्वतंत्रता सेनानी भी भारत माता की आज़ादी के लिए वह संघर्ष करो, और कदे ही वह स्वतंत्रता सेनानी की जिसकी पेंशन भी करे वह पेंशन भी कौन ली, और वह कहता कि मैं पेंशन के लिए थोड़ी लड़ो, मैं तो भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ो। और वह देश की आज़ादी के बाद में जब प्रधानमंत्री रिया, प्रधानमंत्री के बाद में वह कदे कोई आर्थिक लाभ तो लियो ही को नहीं, इन की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी कि वह किराए का कमरा कमाई रिया करता। और एक टाइम तो इन को आएगो कि मकान मालिक ने किरायो चुकावा का भी मांगने पीसा को नहीं, तो मकान मालिक मका इसका बर्तन मांडा गुदड़ा बिछावना बाहर फेंक दिया। संयोग से सारों पर एक पत्रकार जारी हो, भाभी की फोटो खींची और एक खबर तैयार कर ले जा रहा आपका अखबार का, जिसका वरिष्ठ संपादक बन थी। वह फोटोवन देखकर वह संपादक बोले जाना है को आदमी कौन है, बोले मन तो कौन ध्यान, काल को अखबार में खबर छपा, बाद में देख जो कौन आदमी। फिर वह अखबार में खबर छपी, जी टाइम का देश का प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी, वह मैं काफिला के बीच जगह पूछा, जब लोगों ने ध्यान पड़ी भी मकान मालिक ने जब ध्यान पड़ो कि ए देश का पहली प्रधानमंत्री रह चुका है। एक बड़ी नजीर है आज का नेता के लिए। आज को नेता तो 5 साल सरपंच भी रह जाए तो अपना अपना कहीं समझे, लेकिन वह इनका वंदनीय है। तो आज का वाकई में नेतृत्व के लिए मैं, और साथ ही साथ अपना राजस्थानी संस्कृति में देखा तो आपने डीडवाना कुचामनी जिला में एक जगह खुड़द और बढ़िया एक प्रसिद्ध देवी है इंद्रबाई साहब, आज इंद्रबाई साहब की जयंती है, बाने भी प्रणाम करा। और राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा हुआ फिर आपने शेखावत साहब से जुड़ा। शेखावत साहब, आप 7 नौकरियां करी, बड़ो संघर्ष करो, मात्र 2 बीघा आपकी जमीन ही, और संचालन भी कराया, गायक कलाकार भी बहुत अच्छा, तो मैं देखा आपकी गायकी को भी कोई छोटा बिल्कुल देख ही ले आप। हाँ, मतलब आपकी पसंद को कोई भी गीत है इसको गुनगुना दिया। मैं ये राजस्थानी जो आपकी धमाल है, जो मतलब राजस्थान का जो लोक गीत है केसरिया वालम, इसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। साजन साजन मैं करा कोई साजन जीव जड़ी, साजन निरीख्या बिना सरन एक घड़ी, पिया प्यारी रा ढोला आओ नी, पधारो म्हारे देश रे, केसरिया बालम आओ नी, पधारो म्हारे देश। वाह 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 वाह, आप 7 नौकरियां करें, आज एक बड़ा
पद के ऊपर हो। आज की पीढ़ी है लेकिन थोड़ा सा भी संघर्ष मिल जाए इन्हें तो भैया देखो कांटा आपने जिंदगी तो कांटा कहीं है। आपकी जिंदगी 3 साल की उम्र में पिताजी गुजर गया, मात्र 2 बीघा जमीन, माताजी आपको पालन पोषण करियो, आपके बड़ा पिताजी नारायण सिंह जी है जगह सरपंच रही, अब भी आपको काफ़ी सहयोग करियो और आज आपको सपनों साकार कर लियो, ज्योतिषी भी आपने डिमोरलाइज कर दिया। तो आज की जिसकी पीढ़ी है जिसकी संघर्ष को घबराहट डर है वे पीढ़ी ने आप कहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब आज जब मैं देखता हूँ पीढ़ी जो संघर्ष से बचती है तो मुझे बड़ा मतलब अचंभा सा होता है। मैं कहता हूँ कि मैंने पहले भी अभी जिक्र किया है कि मतलब भगवान ने हमें बहुत सोच समझ के बनाया है। आज मैं देखता हूँ कि लोग सुसाइड करते हैं, लोग घरों से भाग जाते हैं, लोग अपने माँ बाप से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपने हमें दिया क्या है। और जब मैं खुद के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है और मैं कहता हूँ कि मतलब देन लेन का सिस्टम भगवान ने तो आपको क्या बनाया था। भगवान ने जब आपको पैदा किया तो आपके शरीर पे कोई कपड़ा थोड़ी था, बिल्कुल बिल्कुल आप निर्वस्त्र आए थे। आज जो आपने कपड़े पहन रखे हैं मेरे ख्याल से वो यदि आपकी मेहनत के कपड़े होते हैं तो आपको ज़्यादा सुकून मिलता है। तो पीढ़ी जो मैं देख रहा हूँ, मेरा सभी नवयुवकों से, सारी नई पीढ़ी से गुजारिश है कि अपनी पहचान खुद बनाइए। बिल्कुल। यदि आपकी पहचान माँ बाप से है तो आपने किया ही क्या। यदि आपके माँ बाप की पहचान आपसे है तो आपकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। वाह। और जीवन एक ही बार मिला है, इसी में आपको साबित करना, जीवन मरण, ये जो हम कहते हैं स्वर्ग नरक, जो हम कहते हैं मोक्ष, सब इसी जन्म में हमें करने हैं। अच्छे जीवन को हम कहते हैं कि ये स्वर्ग है, यदि जीवन बुरा चल रहा है तो हम कहते हैं नर्क है। तो मतलब इससे आपको निकालेगा कौन। मैं फिर कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति सिवाय शब्दों के और ज़्यादा उसकी मदद नहीं कर सकता। उसकी जो मदद कर सकता है वो सुबह 7 बजे वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को शीशे में देखता है केवल वो व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है, खुद को खुद ही। और वो शायद वो खुद होता है। आप खुद पहचानिए कि आपकी कमजोरी क्या है, खुद पहचानिए कि आप कर क्या रहे हैं, खुद पहचानिए कि आपको करना क्या है। यदि आदमी ने 3-4 चीज़ें सोच ली कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, और शाम को यदि वो सोते टाइम पर ये सोच ले कि जो मैंने सुबह सोचा था उसके कंप्लायंस में मैंने किया क्या है दिन में, यदि ये चीज़ें सोच लें तो निश्चित रूप से परिणाम में बदल जाएगी चीज़ें। लेकिन सोचना पड़ेगा। माँ बाप से आस उम्मीद नहीं करें, और माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चों को थोड़ा सा संघर्ष में रखिए। हो सकता है आपके पास मर्सिडीज़ कार है लेकिन उसको टेम्पो है ना, जिसमें 9 सीटर टेम्पो होता है, 10 सीटर टेम्पो होता है, उसमें बच्चे को लाद कर स्कूल भेजिए। उसको पता लगना चाहिए कि उसके बाप ने मर्सिडीज़ कैसे हासिल की है। यदि वो संघर्ष की प्रक्रिया नहीं सीखेगा तो वो फिर वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। आप देखिए, यदि संघर्ष नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति संघर्ष नहीं करता जीवन में किसी भी प्लेटफॉर्म पे। यदि आज मैं गजेंद्र जी को या मैडम को देख रहा हूँ तो कोई सहज, कोई आपको किसी ने चांदी की थाली में कोई परोस के ये मतलब जगह नहीं दी है। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। रोज कंटेंट तैयार करने होते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। ऐसे ही आम पब्लिक में हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आदमी परिणाम को लेकर आशंकित रहता है, और जब परिणाम को लेकर आशंकित रहता है तो वो प्रयास छोड़ देता है। मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सामान्य वर्ग से हूँ और 100 वैकेंसी आई है, तो जो पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी व्यक्ति होते हैं, वो पहले दिन गणित लगा लेते हैं कि 100 में से 33 जनरल की है, उसमें भी 15 महिलाओं की चली गई, 18 है, 18 में भी कोई 5-10 मेरिट वाले होंगे। फिर वो फॉर्म देखते हैं कि 5 लाख फॉर्म लगाए हैं, फिर वो अपने पिताजी को कहते हैं पिताजी इसमें तो बड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि 5000 में से एक लेना है। मैं तो क्लास में कभी 50 में से एक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी सोच रखने वाले 90% व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल। केवल 10% व्यक्ति होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इस जो 18 सीटें हैं, 15 सीटें, इनमें भी मेरा आ सकता है। तो आप देखिए, फाइनल जो कंपटीशन होता है वो केवल 10% में होता है, क्योंकि 90% लोगों की ये सोच रहती है। जिस दिन 90% लोगों की सोच इस प्रकार की बन जाएगी कि ये सीटें मेरी है, उस दिन आप देखना कंपटीशन का क्या लेवल होगा। तो अभी मेरा दर्शकों से गुजारिश है कि अभी जो कंपटीशन का लेवल है 10 से 20% में है। आप देखिए, चाहे IAS देखो, RS देखो, इनका जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है वो बहुत कम जाता है,
ठीक है ना। उसका कारण क्या होता है, हालांकि एक स्टैंडर्ड मार्क पे तो हो जाता है, लेकिन उसका कारण क्या होता है कि अपीयरिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन लोग ये देखने आते हैं कि मैं ये देखने जा रहा हूँ कि पेपर कैसा है, पेपर में सवाल कैसे आते हैं। तो ये चीज़ें तो घर बैठ के भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो वो एक एक्सपीरियंस की बात है। यदि पहली बार नहीं देख पाए तो दूसरी बार तो सीरियसली बैठे, लेकिन ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो मेरा सबसे गुजारिश इतना ही है कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि माँ बाप ने मेरे को किन परिस्थितियों में माँ बाप ने पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं, माँ बाप को मुझे क्या देना है, क्योंकि जो भी माँ बाप है उन्होंने अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है। उनकी उम्मीदें हैं कि कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आरएएस बने। और लेकिन हम जो ही कॉलेज में जाते हैं या कोचिंग के नाम पर जयपुर या दिल्ली जाते हैं, हम अपने एम को भटक जाते हैं, हम थोड़ा सा साइडलाइन हो जाते हैं। और एक बार यदि आपकी गाड़ी ट्रैक से उतर गई तो वो फिर ट्रैक पर लौटने में बहुत मुश्किल होती है। तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि माँ बाप ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया, मैं 100% उस पर खरा उतरूँगा और माँ बाप से अलग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाऊँगा, और ऐसी पहचान बनाऊँगा जिससे माँ बाप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। तो यदि ये आपने सोच लिया, और मैं ये कहता हूँ एफर्ट कीजिए, सच कहता हूँ, यदि आपने प्रयास किए 100% परिणाम में आएंगे। यदि एक साल आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे, आएंगे जरूर। मेहनत कभी भी निष्फल और व्यर्थ नहीं जाती। आपने कभी भी मेहनत की है तो वो कभी ना कभी किसी न किसी सेक्टर में जरूर काम आती है। लेकिन मेहनत करो तो वो डूब कर करो, वो केवल दिखावे के लिए मत करो। यदि आप करेंगे, और मैं फिर गारंटी देता हूँ, सरकारी नौकरी बहुत आसान है। जब मेरे हाथ में नहीं लिखने के बावजूद मैंने इतनी सारी नौकरियां प्राप्त कर ली, जो तो बहुत साधारण पृष्ठभूमि का, और मैं कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं, बहुत ही साधारण, मैंने बताया 2nd डिवीज़न होल्डर हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को ये मुगालता है कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, वो कृपया करके अपने दिमाग को साइड में रख दे। दिमाग केवल बछीड़ खाने से चलता है। जितनी बछीड़ खाओगे, जितनी जगह जगह ठोकरें खाओगे और जितनी कोशिश और प्रयास करोगे, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। तो वो बछीड़ या जो कोशिश या जो ठोकरें, उनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। सूरज को हर ओर से निकालो तो बात बने। आपके व्यक्तित्व पर 4 पंक्तियां याद आवे कि सूरज को हर ओर से निकालो तो बात बने, और अंधेरे को हर ओर से खंगालो तो बात बने। वक्त के सांचे में तो डल जाते हैं लोग, पर वक्त को अपने सांचे में डालो तो बात बने। और आप बियन का ही व्यक्तित्व का धनी हो, जिसका वक्त ने आपके हिसाब से सांचा का मैंने डाल लिया। सोने जेड़ी रेत मसलता हाथा में, सोने जेड़ी रेत मसलता हाथा में, और राजी होता नाक दो मुट्ठी माथा में। आ राजस्थान की माटी को सौंदर्य यान को है कि सोनी सोनी भीनी भीनी गंध यान की है कि पूरी दुनिया ने आपकी तरफ आकर्षित करे। और बियन को आप एक प्यारो से नृत्य देखो आपनो घूमर, और आप पाचा जुड़ा राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब सु। तो अल्केश जी, आप परिवहन विभाग के बारे में साहब से खूब जानकारी हासिल करी, और कहीं पूछना चाहो ताकि मैं आपने जिका दर्शक भाई बहन के लिए मैं तो उपयोगी हुए। गजेंद्र जी, आप बातें कर ली काफ़ी सारी कि भाई आप कला संस्कृति की भी बात करी कि कला संस्कृति जो है आपने अठा की धरोहर है, तो भी को ध्यान रखना, रख रखाव रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ही आपने पर्यावरण को ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप राजेंद्र जी एक बात पूछना चाहूँ कि जो ये पुराना वाहन है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहे हैं, आंख ने लेयर आरटीओ की तरीके का कदम उठा रहा है। देखो कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी दिल्ली में तो 10 साल पुराने व्हीकल्स हैं, उनको फेज आउट कर दिया है। अपने जयपुर में भी आप देखो तो 15 साल पुराने जितने भी कमर्शियल डीजल व्हीकल है, उनको हमने उनकी आरसी कैंसिल कर दी है। अभी 20,000 व्हीकल को हमने फेज आउट किया है। यानी जितने भी बड़े ट्रक है या बसें हैं जो 15 साल से पुराने हो गए हैं, जिनका पोल्यूशन का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। जयपुर भारत के कुछ शहर हैं जिनको नॉन अटेनमेंट सिटी बोलते हैं। नॉन अटेनमेंट सिटी का मतलब होता है जिसमें पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का और ख़ासतौर से एनजीटी का डायरेक्शन है कि ऐसे शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो ऐसे कोई भी व्हीकल होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको फेज आउट करें। तो हमने अभी 20,000 की वो आरसी कैंसिल की है और उनको गाँव में भेजा है, यानी वो यहाँ शहर में नहीं संचालित हो सकते। और एक ऑपरेशन कवच चला रहे हैं हम स्पेशली, हमने पिछले 7-8 महीने से हम परिवहन सचिव के डायरेक्शन पे और जिला कलेक्टर के साथ सहयोग लेकर और ऑपरेशन कवच चलाया है। ऑपरेशन कवच का मतलब है शहर को हमें शील्ड देनी है, एक प्रोटेक्ट करना है। तो ख़ास तौर से जो अजमेर है, टोंक है और आगरा, ये जो टोल हैं, इन सड़कों पे जो टोल बने हुए हैं, जैसे राजा दोग, शिवदासपुरा या
बगरू टोल है, तो यहाँ पे हमारी फ्लैंक्स खड़ी रहती है और जैसे ऐसे कोई भी व्हीकल है जो 15 साल से पुराना है तो उसको हम वहीं सीज कर देते हैं। उस व्हीकल को शहर में हम कोशिश करते हैं कि उसकी एंट्री नहीं हो। बढ़िया बात। हाँ, तो एक तो इनको बाहर कर रहे हैं। एक सरकार ने, आपने देखा होगा कि ईवी जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उनको सरकार बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है और आप देखो उनको 1 रुपये भी टैक्स का नहीं देना पड़ता। यदि बात करें जैसे 20 लाख की कोई गाड़ी, यदि हम डीजल की गाड़ी लेते हैं तो 20 लाख की गाड़ी पर हमें 1 से 1.5 लाख रुपए सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यदि हम 50 लाख की ईवी भी ले तो सरकार को 1 पैसा भी टैक्स का नहीं देना पड़ता है। ये सरकार प्रमोट कर रही है ईवी को स्पेशली, ताकि शहर में पोल्यूशन कम हो। इसके अलावा जैसे अभी हमने पिछले 6 महीने में 10,000 शहर में नए ऑटो रिक्शा के जो परमिट जारी करवाए हैं, नए ऑटो रिक्शा को जो अनुमति इलेक्ट्रिक कढ़ाई, हाँ, वो सारे CNG या इलेक्ट्रिक जी, मतलब वो सारे के सारे ये है कि वो डीजल या उससे पेट्रोल से नहीं है। कोशिश ये है कि शहर में पोल्यूशन कम हो, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे शहर को देख रहे हैं कंक्रीट का जाल बनता जा रहा है। केवल बीच में कुछ कुछ जगह जैसे सेंट्रल पार्क है, या यदि आप हम झालाना में बैठे हैं, यहाँ ऑक्सीजन पंप के रूप में छोटे छोटे जो हमारे पैचेज हैं, जो ग्रीनरी के पैचेज हैं। बाकी शहर की तो हालत आप देख रहे हो। तो एक तो चूँकि वहाँ पर जो पोल्यूशन है उसको कम करने का कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, और एक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जो पोल्यूशन फैलाने वाले जो व्हीकल है, जिनकी फिटनेस नहीं है, ऐसे व्हीकल को भी हम सीज कर रहे हैं। और सरकार ने पहले क्या है कि फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कम थे, नई सरकार ने कल ही पॉलिसी जारी की ATS की। अब हर ज़िले में 15,000 के ऊपर एक नया ATS, 15,000 व्हीकल पर ATS बनेगा। ये ATS ये देखेंगे कि वाहन रोड पे चलने लायक है कि नहीं है, क्योंकि जो चलने लायक नहीं होता है वो ज़्यादा धुआं फैलाता है, वो ज़्यादा प्रदूषण करता है। तो सरकार का स्पेशली इस पर बड़ा फोकस है। और आप देख रहे हैं NCR में तो 10 साल से पुराने व्हीकल चल ही नहीं सकते, और जयपुर में 15 साल से पुराने कॉमर्शियल जो डीजल व्हीकल है वो नहीं चल सकते। बिल्कुल बढ़िया जानकारी दी। और हल्के से एक आज को बहुत दिन महत्व हुए, आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, और बैच की बात की आप पर अक्सर से लागू है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत। साथ ही साथ आपने राजस्थान के एक बड़ी ख्यातनाम विभूति व्या भरत व्यास जी जका का लिखेड़ा गीत तो यह है कि आज स्कूल हम प्रार्थना कीजिए गाया जाए, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। आपने चूरू का ही है, आज बाकी पुण्यतिथि है। और साथ ही साथ बॉलीवुड की बहुत प्रसिद्ध अदाकारा ही नसीम बानो जी की भी आज जयंती है। तो बात तीनों शख्सियता ने बारंबार नमन करा, वंदन करा, और फिर आप अपना विषय से जुड़ा। आज जी हमारा पर्यावरण से जुड़ी जानकारी हासिल करी कि वो पोल्यूशन जो वाहन जो फैल रही है, एक की वजह से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रही है। अब एक चौमासा को टाइम भी चल रही है, तो जब वाहन की वजह से जो अपन वायुमंडल है वो प्रभावित हो रही है, प्रभावित भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। तो आज की वो चौमासा को टाइम है, एक आप कहीं इनको सदुपयोग करा कि आप पर्यावरण का संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सका, और इन आपको विभाग कहीं कर रही है। अभी सरकार ने एक हरियालो राजस्थान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें प्रत्येक विभाग को टारगेट दिया है। जैसे मेरे ऑफिस को भी 30,000 पेड़ों का लक्ष्य मिला है। तो इस बार क्या है कि वृक्षारोपण केवल महज औपचारिकता नहीं हो रही है, बल्कि वृक्ष लगाने के साथ उसकी जियो टैगिंग करनी पड़ती है। ये बताना पड़ता है कि पौधा कहाँ लगा है, किसने पौधा लगाया, कौन सा पौधा है। तो और ऐसे 30,000 का लक्ष्य मेरा है। पूरे राजस्थान का तो लक्ष्य करोड़ों में है। और ये यदि मैं ये मानता हूँ कि एक आदमी यदि एक पौधे को लगा देता है, उसको जिंदा कर देता है, उसको बड़ा पौधे को पेड़ में बदल देता है, तो एक बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि ये जो निर्जीव होते हैं, हमें नहीं पता कि हमें लौट के क्या देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज शहरों में जो बीमारियां फैल रही है, आप देखिए जो ही कोविड आया हमें अपनी हकीकत पता चल गई। क्योंकि जब हमने खुली ताज़ा हवा में शुद्ध सांस लेना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को मेट्रो सिटी की जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। गांवों से दूर हो गए, पर्यावरण से दूर हो गए, खास तौर से खेतों से तो बिल्कुल दूर हो गए थे। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे लंग्स कब कमज़ोर हो गए।
और उस समय जब कोविड के दौरान जब ये पता चला कि इसके लंग्स से वो 50% डैमेज हो गए, किसी के 70% डैमेज हो गए, तब लोग मतलब एकांत में जाके पेड़ों के नीचे बैठने लग गए, तब उनका पर्यावरण प्रेम जागृत हुआ। खुद की असलियत को भी जानना पड़े हो। थोड़ा सा भारत में क्या समस्या है कि जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक वो सचेत नहीं होता। जैसे हम इसको हमारे रोड सेफ्टी में भी जोड़ते हैं कि लोग बड़ा हम खूब कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, वाहन की स्पीड कम रखो, लेकिन वही स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, यानी आदमी को जो स्पीड है वो रोमांचित करती है। बैठते ही वो सोचता है कि चौथा गियर लगाऊं और 120 की स्पीड में भगाऊं, और फिर थोड़ी देर बाद में नकारात्मक खबर आती है। तो जब तक खुद के परिवार में नहीं बीतती, खुद पर नहीं बीतती, तब तक आदमी सुधार नहीं करता। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस अवस्था तक आते आते तो स्थितियां बहुत बिगड़ जाती है, कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाती है। कोविड में इतना सारा नुकसान क्यों हुआ? यदि प्लांटेशन होता, शुद्ध हवा मिलती, सारी चीज़ें होती, तो निश्चित रूप से फेफड़े भी मजबूत होते। बिल्कुल। और आज ये चूंकि पूरा चौमासे का मौसम है, और राजस्थान में तो राजस्थान पूरे भारत का एकमात्र प्रदेश है जिसमें हर महीना, हर सप्ताह, हर दिन को उत्सव की तरह मनाया जाता है। मतलब हर मौसम के अलग खान पान, हर मौसम के अलग गीत गाने, हर मौसम की अलग अलग कल्चर, ठीक है ना, अलग अलग है, कपड़े तक अलग अलग है। तो ऐसे में और ख़ास तौर से जो पर्यावरण का जो ये है, हम आप देख लीजिए, यदि जोधपुर में जैसे खेजड़ली है, वहाँ पे अमृता देवी ने मतलब कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, मतलब सेक्रीफाइस किया था। यदि हर राजस्थान में, हर जिले में, मैं तो मानता हूँ एक एक अमृता देवी यदि बन जाए तो निश्चित रूप से एक नया राजस्थान देखने को मिलेगा। और अभी राजस्थान को जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत पर्यावरण की है। देखो, विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। सतत विकास होना चाहिए। हाँ, सतत विकास। हमेशा समस्या क्या होती है कि विकास तो हम कर लेते हैं, लेकिन पर्यावरण का विनाश कर डालते हैं। इन दोनों चीजों को यदि हम साथ लेके चलेंगे, मान लीजिए आपको कॉलोनी डेवलप करनी है, ठीक है, सरकार के निर्देश है, पब्लिक को कहीं बसाना भी है, आपने 60% में कॉलोनी बसा दी, लेकिन 40% में तो आप प्लांटेशन कीजिए। यदि वहाँ नहीं कर सकते तो कहीं 10 किलोमीटर दूर किसी जगह चिन्हित कर लीजिए। गाँवों में चरागाह पड़े हैं, शहर के पास बीहड़, जोहड़ या जहाँ भी खाली जगह में, वहाँ पे एक मिशन मोड में और यदि प्लांटेशन करेंगे तो निश्चित रूप से शहर को भी सुरक्षित वातावरण मिलेगा और पर्यावरण से बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। वाह, बल्ली सिंह जी चिमा की वे पंक्तियां मुझे याद आवे कि साथी जमीन और जल जंगल का बचना बहुत जरूरी है, साथी जमीन और जल जंगल का बचना बहुत जरूरी है, इसीलिए अंधे विकास से लड़ना बहुत जरूरी है। अंधानुकरण अंध विकास नहीं है, सतत विकास में भी पर्यावरण को भी ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से। और जो आप बताया कि आपने तो राजस्थान बहुरंगी है भी, मैं हर समय का खान पान पोशाक नहरी है, जहाँ आपने अलकेश भाई साहब के देखो आज लहरियो है, क्योंकि सावन को टाइम चल रही है और चौमासो आई गो है, और आज है बढ़लिया नवमी। बढ़लिया नवमी एक बड़ो सा वो है, और परसों के दिन है साहब देव सैनी एकादशी। इस दिन देवता सो जैसी भी के बाद में 4 महीना तक कोई भी शुभ काम को नहीं हुए। और ये बड़ी आप अपने जीवन दर्शन में देखा तो ये 4 महीना में जगह अपना साधु संत है वह चौमासो करसी एक ही जगह रहे सिर जाए को नहीं, वह इलिए कौन जाए, क्योंकि चौमासा के टाइम का धरती का गर्भ में दबेड़ा जगह बीज है वह अंकुरित हुआ पौधा का रूप में फूट बाहर निकले। अगर चौमासा में वह चालसी तो वह अंकुरित होता हुआ पौधा का पांव के नीचे दबर टूट जैसी, इसलिए वह 4 महीना एक जगह से हाले भी को नहीं कि धरती का गर्भ में जगह पौधा है, वृक्ष बनबाड़ा है, वह अपना पांव से टूट और नष्ट नहीं हो जाए। तो कति अहिंसा की भावना आपने इस संस्कृति के मायने केवल केस जी बिल्कुल आप कहीं जानकारी चाहो से कब से मैं आऊँ एक और जानकारी चाहूँ कि भाई आप अभी रोड सुरक्षा की जो बात करा तो अभी रोड सुरक्षा ने ले आरटीओ की तरीका को काम कर रही हो, क्योंकि आजकल आए दिन बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। और जी अभी आप ही बताए कि आले लोग कहीं सीट बेल्ट कौन लगावे है, हेलमेट कौन लगावे, जितने खुद पर कोई बीते नहीं, जितने कोई ध्यान ही कौन देवे है। तो इसके लिए आरटीओ नया कहीं कदम उठा रही है। देखो, रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिस पर चाहे पूरे दिन डिबेट कर ली जाए तो भी वो एक अंतहीन है। बिल्कुल। और दरअसल आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे डाइल्यूट कीजिए, जैसे मैं बताऊं, यदि कहीं कोई मर्डर हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस आती है, उसकी एफआईआर होती है, कोर्ट में चालान, ट्रायल, ये सब होता है, ठीक है। या कहीं भी जैसे देश के
सीमाओं पर हमारे जवान लड़ते हैं, शहीद होते हैं, हम उनको पूरा सम्मान देते हैं। ठीक है। इसका तीसरा पहलू ये है कि यदि कहीं पे घर में भी यदि हमारे कोई बीमारी या अन्य किसी कारणों से किसी आदमी की डेथ होती है, हम पूरा शोक मनाते हैं, उसके चिंतन करते हैं, पूछते हैं। गांव में जो 12 दिन बैठक चलती है उसमें चर्चा होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, परिवार को ढाढ़स बंधाते हैं। लेकिन जो अनसीन जो मर्डर होते हैं वो रोड पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अदृश्य हत्याओं का रूप होता है जिसको हम पहचान नहीं पाते। आप देखिए होता क्या है कि रोड पे यदि एक्सीडेंट हो गया, वो किसकी गलती थी? चालक की गलती थी, खलासी की गलती थी, दूसरे व्हीकल की गलती थी, रोड इंजीनियरिंग की गलती थी, या रिफ्लेक्टर सही नहीं थे। हम इस चीज़ पे नहीं जाते। हम सबसे पहले ये करते हैं कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाओ, मोर्चरी में ले जाओ, उसके परिवार वालों को घटना पर सुपुर्द ध्यान कर दो बिल्कुल। और उससे ट्रक को हटा दो या गाड़ी को हटा दो। 2 दिन परिवार वालों के शोक रहता है और हम लोग उसकी एक औपचारिकताएं करते हैं। चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई जनता का आदमी हो, जनता भी वो जो वहाँ जो खड़ी रहती है वो भी केवल रील बनाने में व्यस्त रहती है। हमने कभी इसको देखा ही नहीं, हमने इसको बहुत नज़रअंदाज किया। मेरा ये मानना है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो रोड एक्सीडेंट में होती है। बिल्कुल। रोज़ आप सुबह सुबह पढ़ते हो ये हुआ वो हुआ। तो रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिस पे सरकार को सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे खुशी इस बात की है कि वर्तमान सरकार इस पर बहुत फोकस कर रही है। खासतौर से मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री जी और जो परिवहन सचिव सुचि त्यागी है, उन्होंने रोड सेफ्टी को बहुत फोकस कर रखा है। हमने आप देखो तो रोड सेफ्टी में अब पूरे स्टेट में जगह जगह जो हमारा जो फ्लाइंग का इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि हम गाड़ियों को चेक करें, कोई इलीगल डॉक्यूमेंट या बिना विधिक दस्तावेजों के तो कोई नहीं चल रहा। होता क्या है, जिस गाड़ी के पास विधिक दस्तावेज नहीं होता है वो रेस ड्राइविंग करते हैं, वो गाड़ी भगा के लेके जाते हैं, वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैं 2-3 पहलुओं पे चर्चा करूंगा। सरकार इन्फोर्समेंट भी कर रही है, सरकार ये भी कहती है कि सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी को एक निर्धारित स्पीड में ही चलाओ, लेफ्ट देखो, राइट देखो, जो भी हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं यातायात के नियम उनका पालन करो। सरकार की तरफ से ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस जयपुर शहर में बहुत अच्छा काम कर रही है, या बाहर आरटीओ जिलों में भी जिला पुलिस काम करती है। अब मेजर रोल जो इसमें रोल आता है वो सेकंड पार्ट पे आता है, वो अवेयरनेस का रोल है। आप इसको ये देखिए कि ये जो अभी मतलब केंद्र सरकार ने जो रोड सेफ्टी मंथ मनाया था जुलाई इसमें जनवरी में, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है इंगेजमेंट और एजुकेशन का। बिल्कुल। इंगेजमेंट का मतलब लोगों की भागीदारी। लोग खुद बढ़ चढ़ के चले, कोई स्पीड में चले तो दूसरा गाड़ी वाला उसको तत्काल डिटेन करे या पुलिस को फ़ोन करे, आरटीओ को फ़ोन करे, साहब मेरे सामने एक गाड़ी 100 की स्पीड में गई है, ये नंबर इसको रोकिए। ये इंगेजमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम रोड एक्सीडेंट को कम नहीं कर पाएंगे। और एजुकेशन मस्ट है। बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा, शिक्षा शेरनी का दूध होता है। यदि हम शिक्षित रहेंगे, हमें पता चलेगा कि हम यदि ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे, ठीक है 15 मिनट है, यदि हम किसी जगह लेट पहुंचते हैं तो दुनिया इधर से उधर नहीं होती। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो एक दिन के लिए टल जाए, दोबारा कभी हो नहीं सके। कोई रेयर मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो या वो, तो उसमें भी आदमी को चाहिए कि पहले दिन जाए। आपको एन वक्त जाने के लिए कौन कहता है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझाया जाना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीवन सुरक्षा मित्र बनाए हैं। हर गांव से हमने वॉलंटियर चुने हैं, उनको ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस इनके जो यातायात नियम है इनसे हमने उनको परिचित कराया है, उनकी ट्रेनिंग दी है और उनको मतलब जैसे पुलिस मित्र होते हैं ऐसे परिवहन मित्र के रूप में उनको गांव में और बिल्कुल ये वक्त के में भी की आवश्यकता भी आप पधारे और खासा मैं तो जानकारी दी वास्तव में घना घना रंग घना घना आभार घना घना धन्यवाद। और भाई बना समय की मर्यादा में है, अब चाहे आपसे इजाजत फिर मिलते हैं अलबेलो राजस्थान में नया पावना के साथ। जब तक आप सगला सू राम राम।